इतिहास शांति से शुरू नहीं होता, यह अपमान से शुरू होता है। एक ऐसा साम्राज्य जो विलासिता में डूबा हुआ था, जहां राजा सोने के प्यालों से पीते थे जबकि किसान कीचड़ से भरे तालाबों से पानी पीते थे। वहां एक आदमी को दरबार से बाहर फेंक दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने सच बोला। उसका नाम था चाणक्य, और जो उसने आगे किया वह मानव इतिहास की सबसे महान प्रतिशोध कहानियों में से एक बन गई। उसने सिर्फ एक राजा को गिराने का वादा नहीं किया, उसने एक ऐसा साम्राज्य बनाने का संकल्प लिया, इतना विशाल, इतना संगठित, इतना अडिग कि उसकी गूंज सहस्राब्दियों तक सुनाई दी। पाटलिपुत्र के हृदय में जब राजधानी जीवन के लिए जाग रही थी, एक मोमबत्ती की रोशनी से भरे कक्ष में जो वैभव और फुसफुसाहटों से दूर था, एक लड़का कुछ और बनने की तैयारी कर रहा था, राजा से भी बढ़कर। चंद्रगुप्त मौर्य न तो राजघराने में जन्मा, न ही विशेषाधिकारों में पला। उसे गढ़ा गया, ढाला गया और एक आदमी के क्रोध से नुकीला बनाया गया। जब वह लड़का सफेद वस्त्रों में खड़ा हुआ, चाणक्य उसकी ओर ऐसे बढ़ा जैसे कोई लोहार अपनी अंतिम तलवार की जांच करता है। आज जो तुम पहनते हो वह मुकुट नहीं है, यह एक अग्निकुंड है। जिस पर तुम बैठते हो वह सिंहासन नहीं है, यह स्वयं न्याय है। चंद्रगुप्त, जो मुश्किल से 20 का था, सिर हिलाता है। न गर्व न डर, सिर्फ उद्देश्य। मैं जो भी हूं, मेरे गुरु वो इसलिए क्योंकि आपने हार नहीं मानी। राज्याभिषेक कोई अनुष्ठान नहीं था, यह पुनर्जन्म की घोषणा थी। सबसे पहले हाथी चले, चित्रित, आभूषणों से सजे, विशाल, प्रत्येक एक चलते फिरते शक्ति के चित्र की तरह। उनके पीछे सैनिक आए, सिर्फ मगध से नहीं बल्कि उन सभी राज्यों से जिन्हें चाणक्य ने चतुर कूटनीति या फुसफुसाहट भरे धमकियों से जोड़ा था। फिर लोग, सूरज की तपन से फटे हाथों वाले किसान, खातों के साथ व्यापारी, मंत्रों के साथ पुजारी, स्याही से सन्ने चोगों वाले दार्शनिक। पहली बार जाति और वर्ग एक साथ चले, किसी एक देवता के अधीन नहीं बल्कि एक विचार के अधीन, एक ऐसा शासक जो उनकी सेवा करता है। सड़कों पर वैदिक मंत्र, शंखनाद और युद्ध व पूजा के नगाड़ों की गूंज थी। यह सिर्फ राज्याभिषेक नहीं था, यह व्यवस्था का पुनरुत्थान था। अनुष्ठान सटीक थे। चंद्रगुप्त को गंगा से लाई गई पवित्र नदियों के जल से स्नान कराया गया। उसे उन जड़ी बूटियों से अभिषिक्त किया गया जो राजाओं को विश्वासघात से बचाने के लिए मानी जाती हैं। उसने सफेद वस्त्र धारण किए, शक्ति से पहले पवित्रता, लेकिन फिर सन्नाटा छा गया और चाणक्य आगे बढ़ा। उसके हाथ में एक पवित्र सूत्र था, वही जो उसने वर्षों पहले खोल दिया था जब भ्रष्ट नंद राजा ने उसका अपमान किया था। वह सूत्र कभी युद्ध का वादा था, आज वह शांति का रिबन था। उसने उसे अपनी छाती पर फिर से बांधा और देवताओं से, मंत्रियों से और हजारों दर्शकों से कहा, प्रतिज्ञा पूर्ण हुई, धर्म मगध में लौट आया। न कोई जय घोष, न कोई शब्द, सिर्फ वह स्तब्ध पवित्र मौन जो भाग्य को साकार होते देखने पर छा जाता है। चंद्रगुप्त के शासन का पहला दिन कोई उत्सव नहीं, कोई भोज नहीं, बल्कि राजनीतिक कैदियों के लिए आम माफी, यह सुनिश्चित करने के लिए कि नंद शासन के दुश्मन नए शासन के भी दुश्मन नहीं है। अनाज कर कम किए गए ताकि भोजन फिर से गांवों की थालियों में लौट सके। एक नई जन परिषद बनाई गई, सिर्फ कुलीनों की नहीं बल्कि विद्वानों, गिल्ड नेताओं और आम लोगों की। एक नया न्याय संहिता जिसे अभिजातों की रक्षा के लिए नहीं बल्कि प्रणाली की रक्षा के लिए लिखा गया। हर आदेश पर 2 हस्ताक्षर होते, चंद्रगुप्त का संकल्प और चाणक्य की दृष्टि। मौर्य साम्राज्य महलों से नहीं शासित हुआ, यह छायाओं से शासित हुआ। चाणक्य ने एक ऐसा खुफिया नेटवर्क तैयार किया कि कोई गवर्नर, कोई सेनापति, कोई पुजारी निगरानी से मुक्त नहीं था। बाजारों में जासूस लगाए गए, प्रत्येक जिले से मासिक रिपोर्ट भेजने वाले शाही निरीक्षक नियुक्त हुए। आंतरिक कोषों और मंदिरों की दान राशि की निगरानी की गई ताकि उनका दुरुपयोग न हो। यदि सत्ता भ्रष्ट करती है तो चाणक्य ने सुनिश्चित किया कि वह दिखाई दे, उसके फैलने से पहले। और इस अदृश्य जाल के माध्यम से मगध ने सिर्फ अस्तित्व नहीं बनाए रखा, उसने विकास किया। मुद्रा प्रणाली तोंग एकीकृत की गई,
राज चिन्ह लगे चांदी के पंच चिह्नित सिक्कों ने वस्तु विनिमय और घूसों की जगह ली। सड़कों को पत्थरों से फिर से बनाया गया। नदी मार्गों की सैन्य सुरक्षा की गई। सरायों में फारस तक के व्यापारियों के लिए आश्रय की व्यवस्था की गई। पहली बार आर्थिक शक्ति को संजोया नहीं गया, इसे वितरित किया गया, कुशलता से, पारदर्शिता के साथ। हर प्रमुख नगर में भंडार गृह बनाए गए। रसीद आधारित प्रणालियां लेन देन दर्ज करती थीं। एक प्रारंभिक लेकिन क्रांतिकारी लेखा प्रणाली। मौर्य कोषागार भर गया और साथ ही जनता का विश्वास भी। और इसके पीछे सेना थी। 6 लाख पैदल सैनिकों, 30,000 घुड़सवारों की स्थायी सेना और इतिहास के सबसे भयावह जीव 9,000 युद्ध हाथियों की सेना, जो लोहे से लैस और सिर्फ एक उद्देश्य के लिए प्रशिक्षित थे, आधिपत्य। लेकिन यह मूर्खतापूर्ण विस्तार नहीं था। प्रत्येक विजय रणनीतिक थी। व्यापार मार्ग, नदी प्रणालियां, बंदरगाह केवल युद्ध से नहीं बल्कि समय, दबाव और सटीकता से अधिग्रहित किए गए। क्योंकि चाणक्य ने एक तानाशाह नहीं बनाया था, उसने ऐसा शासक तैयार किया था जिसने संरचना के माध्यम से आत्मसमर्पण अर्जित किया। आगामी महीनों में किसान बिना भय के बीज बोने लगे। व्यापारी बिना रिश्वत दिए यात्रा करने लगे। विश्वविद्यालय फिर से खुलने लगे। नालंदा फिर से गूंजने लगा। कवि और कारीगर आश्रयदाता पाने लगे, मालिक नहीं। लोगों ने सिर्फ परिवर्तन को महसूस नहीं किया, उन्होंने उसके स्थायित्व पर विश्वास करना शुरू कर दिया। और फिर उस सब के निर्माता ने दरबार जीवन से किनारा कर लिया। कोई मूर्ति नहीं, पत्थर पर खुदा कोई स्मारक नहीं, बस एक ग्रंथ, अर्थशास्त्र, जो राज्य, युद्ध, अर्थव्यवस्था और गुप्तचर का खाका था, और एक प्रश्न जो अनुत्तरित रह गया। यदि एक साम्राज्य प्रतिशोध से जन्मा है, क्या वह बिना हिंसा के जीवित रह सकता है? मगध उठेगा, लेकिन शांति हमेशा लोहे का स्वाद लिए होगी। यह तो केवल शुरुआत थी, क्योंकि चंद्रगुप्त का पौत्र अशोक एक दिन इस यंत्र को विरासत में पाएगा और एक ही दिन के रक्तपात में उसे लगभग नष्ट कर देगा। और याद रखो, भारत में साम्राज्य तलवार से नहीं उठते, बल्कि उन मस्तिष्कों से जो इस्पात से भी अधिक तीव्र होते हैं।